हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है पेटीएम की। तो विजय शेखर शर्मा की एक एंटिटी है जो कि रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट के नाम से है। डच बेस्ड एंटिटी है जिसे 100% विजय जी ओन करते हैं। वो अपनी 4.98% स्टेक्स बेच रहे हैं। तो अगर इस पूरी न्यूज को समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा सुनने में लग रहा है कि विजय जी ने अपना 5% बेच दिया कंपनी का। एक्चुअली उनकी जो होल्डिंग है कंपनी के अंदर वो 9.04% है। ये डायरेक्ट है और ये एंटिटी के थ्रू है। तो ये कम नहीं हो रही है भाई, एंटिटी के थ्रू कम हो रही है। और एंटिटी के थ्रू ये पैसा इनके पास नहीं आ रहा, ये एएनटी फिन के पास में आ रहा है। ये ना बहुत बड़ा गेम बनाया गया था कुछ टाइम पहले। मैं आपको पूरा समझाता हूँ, आपको समझ में आएगी। एएनटी फिन ने अगस्त 2023 के अंदर 10.30% रेजिलिएंट को अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए। इन रिटर्न उन्होंने ओसीडीज ले ली, मतलब एक तरह से डिबेंचर्स ले लिए कि भाई आपको हमको इतने रुपए देने हैं, मतलब ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू आपको हमको वापसी करनी है। यहाँ पर विजय जी से कोई पैसा नहीं लिया गया, कोई प्लेजिंग नहीं ली गई, उनको एक तरह से फ्री में ही 10.30% दे दिए गए। तो इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो एंड फिन की है, बट इसकी वजह से विजय जी के पास में कंपनी की ज्यादा कंट्रोल्स आ गए, ज्यादा वोटिंग राइट्स आ गए। तो मेजरली ये जो डील करी गई थी यहाँ पर विजय जी के वोटिंग राइट्स बढ़ाए गए थे और एंड फिन ने बस सिर्फ पैसा इधर से उधर घुमाया था। घुमाने का रीजन क्या था? इस टाइम पे इंडिया चाइना का बहुत बड़ा कलेश टाइप चल रहा था, नाम थोड़ा खराब हो रखा था, बहुत सारे रेगुलेशंस आ रहे थे। तो एंड फिन को समझ में आया कि भाई अभी राइट टाइम नहीं है अपनी इक्विटी बेचने का, तो उन्होंने ये पूरा गेम किया है। इसमें से ऑलमोस्ट 5% के आसपास बेचा जा रहा है। डायरेक्टली बात करके चले तो अगस्त 2025 के अंदर एंड फिन ने 5.84% अपना बेचा था इतने रुपए के अंदर। तो अभी ये जो ओसीडीज है इसके क्लेम्स बचे। कहने को ये होल्डिंग विजय जी की है, बट इसके अगेंस्ट इनको पैसे देने हैं एंड फिन वालों को। तो इसको ये मत समझो कि विजय जी अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, भाई पेटीएम का बुरा टाइम आ गया है, क्योंकि आप ऊपर से पढ़ोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, बट कहानी ये है एंड फिन अपना पैसा निकाल रहा है। इसके अलावा कर्नाटका हाईकोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि किसी भी पुलिस को कोई भी अकाउंट फ्रीज करने के लिए मजिस्ट्रेट के नॉड की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और ये बात क्यों निकल के आई है? जार के केस के चक्कर में। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका है और जार गोल्ड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड है, इनके बीच में केस चल रहा है। जार जो कि गोल्ड डिपॉजिट वाली एक स्टार्टअप थी जहां पे आपके जो चिल्लड़ होते थे वो गोल्ड की फॉर्म में इन्वेस्ट हो जाते थे और अच्छा खासा पॉपुलर ब्रांड चल रहा था। अक्टूबर 2025 के अंदर आरबीआई ने बोला कि भाई ये जो जार है ये रेगुलेटेड नहीं है। जैसी एक खबर निकल के आई तो मतलब ये एक पॉन्जी स्कीम है, ये एक ऐसा तरीका है लोगों के पैसे उठा के इधर से उधर डाले जा रहे हैं। इसके चक्कर में फरवरी 2026 के अंदर पुलिस ने इनके ऊपर बर्ड्स एक्ट लगा दिया, मतलब इन्होंने गलत स्कीम बनाई है और उसके थ्रू पैसे इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं। सीआईडी ने इनकी प्रेमाइसेस भी सर्च करे, अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए। अब आप समझो बिजनेस चल रहा है आपका मजे से, आपको एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, इनफैक्ट जीएसटी पे करना है, कितना कुछ करना होता है। अचानक ही आपका सब कुछ रोक दिया जाए फरवरी के महीने, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले, तो कितनी खतरनाक की चीज हो जाती है। अगला फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होता है 4 अप्रैल को। सेशन कोर्ट के जज कहते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर है उसको रिलीज किया जाए, मतलब लोगों का पैसा जो है उसको दो वापसी। इसके अलावा जो इनके अकाउंट फ्रीज करे गए उसको भी खोला जाए। उसी टाइम स्टेट ने अपील डाल दी, भाई दिस इज नॉट राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 10 अगस्त को हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो सेशन कोर्ट ने बोला है ना ये लागू नहीं होता, अगर इनको कुछ लग रहा है तो ऐसा किया जा सकता है। ऑल्दो इनके बैंक को अभी थोड़ा सा खोल दिया गया है ताकि ये सैलरी पे कर पाए, जीएसटी पे कर पाए, जो सैचुरेटरी ड्यू है, मतलब लॉजिकली गवर्नमेंट के पैसे दे पाए और एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाए। अब कहानी समझो, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, 3 महीने तक लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, कंपनी में काम कर रहे थे स्टार्टअप के नाम पे, ईसॉप्स पड़े थे उनके पास में, कंपनी सही तरीके से आगे जा रही थी और रातों रात ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। यही चीज हमको रियल मनी गेमिंग में भी देखने को मिली थी। मतलब मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि ठीक है कुछ बुरा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इनको पहले नहीं पता होना चाहिए। अचानक ही जब कोई कंपनी बड़ी हो जाती है, लोगों का पैसा लग जाता है, मतलब एज अ इन्वेस्टर हमने पैसा डाला, मान लो मैंने नहीं डाला था बट किसी ने पैसा डाला, उसका पैसा फंसा। इसके अलावा उस कंपनी के अंदर भी लोगों ने इन्वेस्ट किया, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, वीसीज हो गए, उन्होंने इन्वेस्ट किया, फाउंडर ने अपना टाइम एफर्ट लगाया, जो कंपनी की फाउंडिंग टीम होगी उन्होंने अपना टाइम एफर्ट लगाया, सबके सब जाल लगा के काम कर रहे हैं और अचानक ऐसा हो जाता है। मतलब मुझे लगता है ना कुछ सिस्टम होना चाहिए कि अगर आप कुछ बना रहे
रहे हो तो पहले यहाँ पर मेल डाल दो, वहां से अप्रूवल आ जाएगा और उसके अंदर 10 दिन लगेंगे, उसके बाद आप गुड टू गो हो सकते हो। रियल मनी गेमिंग 2017 से चल रही थी और मेरे को याद है 2017 के आसपास मैंने वीडियो भी बनाई थी कि भाई ये ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। अब मेरे जैसा एक आम आदमी बोल सकता है कि एक ऑनलाइन सट्टे का तरीका है, इतने साल तक किसी को पता नहीं लगा। इतनी ज्यादा स्पॉन्सरशिप हो रही थी मैचेस की, इतनी सारी एड्स आ रही थी, इतना सारा वो जीएसटी पे कर रहे थे, इतनी ज्यादा गवर्नमेंट को भी पेमेंट आ रही होगी, उस टाइम तक कुछ नहीं हो रहा था। अचानक जब लगा तो फिर लपेटे में ले लिया। मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि ना ये चीज पहले ही हो जानी चाहिए। इसकी वजह से ना हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम खराब होता हुआ दिखाई देगा। मैंने साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर ना ये वाला पॉडकास्ट किया था, एक बार इसको देखना। व्यूज कम है बट यार मतलब इनकी स्टोरी सुन के अजीब लगा। और कमेंट सेक्शन में अगर मैं देखता हूँ तो सब लोग इनको फ्रॉड 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 कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई ये पैसे नहीं दे पाए, इन्होंने लोगों से पैसा लिया कि आपको रिटर्न मिलेगा और वो पैसा नहीं मिला। बट कहानी क्या है? रेगुलेशन के लपेटे में बसते हुए दिखाई दिए। बाकी वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा जेप्टो की बात करके चले तो जेप्टो ने अभी अपना आईपीओ चुपचाप से रोक दिया है। $4.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर 1000 करोड़ रुपए उन्होंने प्राइवेटली उठा लिया। और मैंने आपको बोला ही था कि यही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्राइवेटली ये मिल रहा था और आईपीओ के अंदर इनको ये वैल्यूएशन मिल रही थी। ये फालतू को डाउन राउंड क्यों करे जब इनको प्राइवेट से पैसा मिल रहा है इस टाइम पे? तो और कंपनी को पैसा रेस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई कंपनी के लॉसेस बहुत ज्यादा है और कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो खर्चे तो करने ही पड़ेगी। तो रामदेव अग्रवाल जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला कि थोड़ा जल्दी हो गया भाई, आईपीओ के अंदर इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा डिले हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करी, मार्केट से उनको पैसा नहीं मिला। कंपनी की वैल्यूएशन तो $7 बिलियन थी ना। अगर मैं रामदेव अग्रवाल जी की बात करके चलूं तो उन्होंने मई 2025 के अंदर $5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा डाला था। तो उन्होंने जो पैसा डाला था उससे भी नीचे अभी पैसा रेस किया गया है। तो कंपनी को लग रहा था कि भाई आईपीओ निकालो, रिटेल से ले लो, कुछ तो 5, 7, 6 जो मिलना होगा मिल जाएगा। बट जब पता लगा कि भाई कुछ भी वैल्यूएशन नहीं मिल रही, तब वो फिर प्राइवेट की तरफ गए हैं। जेप्टो की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर नेट लॉस इनका ऑलमोस्ट 5900 करोड़ का था। ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। तो अगर इसी तरीके से कहानी चल रही है, मैं मान के चल रहा हूँ अभी भी लॉस कर रहे हैं, लॉसेस इंप्रूव होते हैं और रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देता है, मतलब मैं पर यूनिट लॉस की बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल ये नेट लॉस हमको शायद बढ़ता हुआ ही दिखाई देने वाला है। तो कंपनी ने अगर 1000 करोड़ रुपए रेस किया है तो कोई जादू चमत्कार नहीं कर दिया है। 6000 करोड़ तो ऐसे ही उड़ा देते हैं। इसके अलावा आरबीआई की बात करके चले तो आरबीआई ने जो अपनी हेजिंग विंडो निकाली थी एनआरआई डॉलर लाने के लिए, उसको कम कर दिया है। नॉर्मली डेट एक्सटेंड होती हुई दिखाई देती है, इस बार आरबीआई ने डेट्स को कम कर दिया है। $52.3 बिलियन 66 डेज के अंदर बैंक वालों ने इकट्ठे कर लिए। बेसिकली आरबीआई को डॉलर की जरूरत थी तो उन्होंने बैंक्स को ऑफर निकाला कि भाई ठीक है तुम एनआरआई से पैसा लो और उनको लुक्रेटिव इंटरेस्ट रेट दो कि ठीक है आप भाई $1 लाख डालो और आपको 5% 6% रिटर्न देंगे। अब 5-6% रिटर्न बैंक दे सकता है, बट कहानी ये है अगर डॉलर फ्लक्चुएट कर गया, फिर अभी के टाइम पे मान लो 90 रुपए डॉलर है और वो 120 रुपए पहुंच गया, क्योंकि ये 4-5 साल का टेन्योर है। ये जो स्वैप है ना, ये 3 से 5 साल के बीच में रहने वाले हैं। तो अगर 4-5 साल तक आते आते ये 120 रुपए हो गया, फिर क्या करोगे? तो इनको तो मोटा लॉस हो जाएगा ना। कहने को 5% इंटरेस्ट प्लस इतना बड़ा जो लेवरेज आया है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आरबीआई ने कहा था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम सारी की सारी हेजिंग हमारी, अगर डॉलर फ्लक्चुएट करेगा तो हम देखेंगे, तुमको टेंशन नहीं है, तुम अपने 5% पे काम करो। तो बैंक ने दबा के पैसा रेस किया और दबा के पैसा आता वो दिखाई दिया। पर जिस तरीके से पैसा आया, आरबीआई को लगा भाई रुक जाना चाहिए, तो इन्होंने पहले 30 सितंबर तक की डेडलाइन रखी थी, अब उसको घटा के 31 अगस्त कर दिया गया। बाकी ये नंबर अभी और बढ़ता हुआ दिखाई देगा मेरे हिसाब से। एक तरह से देखा जाए तो आरबीआई के पास में डॉलर रिजर्व बढ़ गए इनडायरेक्टली। इसके अलावा शीन की बात करके चले तो $25 बिलियन का वो आईपीओ निकालने वाले हैं। हांगकांग के अंदर ये होगा। भाई कंपनी की वैल्यूएशन 2022 के अंदर $98 बिलियन की थी। शीन एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर है और वहां पर भी हमको 75% डाउन राउंड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये हम 2022 से देख रहे हैं 75%, पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल माना जाता है 12% की है, मतलब आपने कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो 12% एनुअल रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, उससे कम मिल रहा है तो वो लॉस है। तो 2022 से अगर 2026 तक की बात करके चले तो 4 साल हो जाते हैं, तो 48% तो रिटर्न यही निकल के आता है। मतलब कंपाउंडेड करना है, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि 48% या 50% मान लो वो आता है और 75% वैल्यूएशन और घटती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल बहुत नीचे गई है वैल्यूएशन। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं शीन का जो यूएस रेवेन्यू है
वो घटता हुआ दिखाई दिया है। अगर मैं खाली 2024 से 25 की बात करके चलूं तो 14% घटता हुआ दिखाई दिया है Q1 के अंदर। दूसरी साइड पे अगर ओवरऑल बात करके चले तो कंपनी का रेवेन्यू 8% बढ़ा है और जो इनके नेट प्रॉफिट है वो घटते हुए दिखाई दिए है। Q1 के अंदर तो $99 मिलियन का लॉस भी किया है उन्होंने। और अगर आप ओवरऑल देखोगे तो $2 बिलियन के आसपास का कंपनी प्रॉफिट कर रही है और $25 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी आ रही है। ठीक है, अभी स्पेसएक्स तो हमने देखा ही ना कहां तक वैल्यूएशन तक पहुंच गया और उनका कितना प्रॉफिट है। ऑल्दो आप कह सकते हो दोनों कंपनीज को कंपेयर नहीं करना चाहिए भाई। स्पेसएक्स एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ये एक बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे मार्केट चल रही है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। चीन वालों ने अपने आप को यूरोप में तो एक्सपैंड किया है, 35% से ज्यादा इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यूएस का बिजनेस घटा है बट यूरोप का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा इंडिया के अंदर भी आ चुके हैं, डायरेक्टली खुद नहीं आया है, ये रिलायंस के थ्रू इंडिया के अंदर एंट्री करी है इन्होंने। यहाँ पे सारा डेटा, सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक तरह से रिलायंस ही चला रहा है, रिलायंस की इन्वेंट्री देख रहा है। बेसिकली आप कह सकते हो पूरा ब्रांड इंडिया के अंदर रिलायंस करेगा बट रॉयल्टी देगा अपने बिजनेस की इनको। और रिलायंस हमने देखा ही है कि रिटेल के अंदर अच्छा काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शीन को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा एक और नई रिपोर्ट निकल के आई है, BMW की जो यूज कार है वो इंडिया के अंदर 54% बढ़ती हुई दिखाई दी है। मतलब उनका ना एक डिवीजन है जहां पर वो यूज कार बेचते हैं, कि मतलब कंपनी वाली हो गई, वो कंपनी एकदम फैक्ट्री से चेक करती है, सब कुछ करती है और आपको गाड़ी देती है। वो 54% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनका कहना है 3 गुना फास्टर है नए कार वाले बिजनेस से। नए कार की जो सेल है वो 17% बढ़ती हुई दिखाई दी है, 9075 के ऊपर देखने को मिली है। और ये 54% कितना बेस है वो कुछ नहीं पता, मतलब कितनी गाड़ियां बिकी है, पहले बिकी थी मान लो 5 और अब 54% का राइज आ गया, तो कोई एक चमत्कार तो नहीं हो गया। बट ओवरऑल ये फिनोमिना देखने को मिलने वाला है। मैं आपको कहानी समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है। जो भी मैं बाहर की गाड़ियों की बात करके चलूं, जो इंपोर्ट हो रही है, सब कुछ हो रही है भाई, इस टाइम पे डॉलर के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, ग्लोबल टेंशंस की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो नई गाड़ियों के जो रेट है ना वो बढ़ गए। अगर हम ऑडी की बात करके चले, वो 30 से 60 लाख की बैंड से 60 लाख रुपए तक पहुंचती हुई दिखाई दी है। ये एक बहुत बड़ा फर्क आ रहा है ना। तो अगर गाड़ी इतनी महंगी होती हुई दिखाई दे रही है, अगर आपको ये वाला वेरिएंट सस्ते के अंदर मिल जाता है जो कि कंपनी से ही आता है, कंपनी मेंटेन करके सब कुछ सारी सर्विस दे के देती है आपको, तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है। ये इतने रुपए की तो गाड़ी नहीं होगी, इससे आपको आधे रेट के अंदर ही मिलने वाली है। तो इसलिए बहुत सारे बायर्स इस तरफ स्विच हो रहे हैं कि आपको एक तरह से नई चमचमाती कम चली हुई गाड़ी, अच्छे इंजन वाली गाड़ी मिल जाती है। और ये जो बड़ी गाड़ियां होती है इनके इंजन वैसे ही अच्छे होते हैं, तो 1.5 लाख तक तो कुछ बोलती नहीं है। इसके अलावा एम्बर की बात करके चले, जो कि एसी का ओईएम है, बहुत सारी कंपनीज के लिए एसी वगैरह बनाते हैं। अब वो ओप्पो, वन प्लस, रियलमी के फोन्स बनाएगा इंडिया के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है ओप्पो ही सब कुछ ओन करने वाला है। ये जो फोन बनाएंगे ये ओप्पो की ही फैक्ट्री में बनाएंगे, ओप्पो से लीज कर रहे हैं और उसी के अंदर बनाएंगे। मात्र 50 करोड़ का ही इनका कैपेक्स होने वाला है, मतलब खर्चे है नहीं। और इनका टारगेट ये है 1 साल के अंदर 8 मिलियन फोन्स बनाएंगे। 8 मिलियन का मतलब 80 लाख, और उसके बाद में 13-15 मिलियन के ऊपर ये नंबर ले जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है भाई 2 साल के अंदर। तो अब इसका रीजन क्या है? वीवो बहुत ज्यादा परेशान है, ईडी की रेट पड़ती रहती है, कभी ये कर दिया तुमने, कभी ऐसा कर दिया। इन्होंने कहा भाई एक पार्टनर पकड़ो, उसी से काम कराओ। हम चाइनीज है, इस चक्कर में हमारा नाम खराब हो जाता है। इट्स बेटर कि किसी और से काम कराया जाए। इस टाइम पे इंडिया मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, PLI स्कीम, बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, उनके साथ बातचीत करो, काम कराओ, टेंशन फ्री रहो। और यही शायद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले माइक्रोमैक्स का भी 1000 करोड़ से ऊपर का क्लियरेंस होता हुआ दिखाई दिया था, जो ये काम करना चाहते हैं। 450 करोड़ का डिस्प्ले यूनिट सेटअप कर रहे हैं, 565 करोड़ का मॉड्यूल वाला बिजनेस कर रहे हैं। तो ठीक है, ये भी होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर इंडिया वालों को, जिनके पास फैक्ट्री एक्सपर्टीज है, उनके पास में काम आएगा। और बाहर वाले लोग देंगे भाई तुम ही करो, टेंशन खत्म करो, पॉल्यूशन होगा तुम ही देखो, जो भी होगा तुम ही देखो। इसके अलावा मिनिमलिस्ट की बात करके चले तो मिनिमलिस्ट का एक पूरा साल कंप्लीट हो गया है HUL से अलग हुए, और उसके बाद इनके जो नंबर्स निकल के आए वो बढ़िया नंबर है भाई। 690 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, 26 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अगर फुल ईयर की बात करके चले HUL के अंडर, सबसे बड़ी बात यह है मात्र 34% रेवेन्यू एड्स के ऊपर खर्च किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। जहां पर बाकी ब्रांड्स 40-40, 50-50% खर्च करते हैं, ये 34% कर रहे हैं। और HUL आने के बावजूद भी मुझे लगा था HUL आएगा और वो कहेगा भाई मेरे पास बहुत पैसा, तू चला मार्केट बनाते हैं बहुत बड़ी, बट ऐसा नहीं हुआ। मिनिमलिस्ट का डिसिप्लिन बरकरार है।
मैंने बहुत पहले इसके ऊपर केस स्टडी बनाई थी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई इसको देखना। व्यूज तो कम ही आते हैं अपने, बट बहुत ही खतरनाक केस स्टडी है। इनसाइड आउट सारा का सारा खोल के रख दिया है कि कैसे ये इतना बड़ा ब्रांड बन पाया। और यहीं पे मेरा यही हाइपोथेसिस था कि लेट्स सी HUL के आने के बाद में क्या होगा। तो HUL के आने के बाद में चीजें सही होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 73% का है, 73% का ग्रॉस, उसमें से ये टोटल कॉस्ट 35% की हटा दो तो अच्छे खासे मार्जिन के ऊपर ये ऑपरेट कर रहे हैं। जनवरी 2025 के अंदर HUL ने 90% स्टेक्स इनके ले लिए थे, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के। सबसे बड़ी जो खबर थी वो यही थी कि इनको 10x लेवल की वैल्यूएशन मिली है, और इतनी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई मानी जाती है D2C के अंदर बात करके चले तो। अब उसका फर्क दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्यों हुआ है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करके चले तो 36% रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब कंपनी ने कम खर्चे करने के बावजूद भी अपना रेवेन्यू बढ़ाया है भाई, ये एक बड़ी बात है। दूसरी साइड पे मामाअर्थ भी थोड़ा बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनका रेवेन्यू 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल बेस देखोगे आप बड़ा है, पैट लेवल पे भी अच्छा है। और मामाअर्थ के पीछे का मैं ये कहूंगा, जो उन्होंने कुछ एक्विजिशंस करे हैं, जो इन्होंने अपने प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है, जिसकी वजह से कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी बेच पा रहे हैं जो कि हायर मार्जिन वाले हैं, उसकी वजह से सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मार्केट की बात करके चले तो मार्केट हमको फ्लैटर ही दिखाई दी है। और अगर आप देखोगे मार्केट और बुरी हो सकती थी, मार्केट अच्छी खासी नीचे गई थी, उसके बाद जबरदस्त तरीके से ऊपर जाती हुई दिखाई दी है। ओवरऑल तो नीचे ही थी, ओवरऑल क्लोजिंग नीचे ही रही है, बट फिर ऊपर गई है, फिर एंड में बंद होते होते थोड़ी सी नीचे चली गई है। जिस तरीके से चल रहा था ऐसा लग रहा था कि क्या पता पॉजिटिव में बंद होती हुई दिखाई दे, बट फ्लैटर ही कह के चलो इसको। बाकी करेंसी का हाल देख लो, क्रूड ऑयल भी $90 को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इसी आसपास चल रहा है, मैं कहूंगा स्टेबल चल रहा है। गोल्ड के प्राइसेस ओवरऑल पॉट पे बढ़ते हुए दिखाई दिए है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। टेक स्टॉक्स को देखो आप भाई, SCL टेक, इन्फोसिस, TCS सब लाल दिखाई दे रहे हैं। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।